जिस तरह भाई केंद्र में क्या होता है कि केंद्रीय विधायिका जो होती है, तो वहां पर जरूरी क्या है केंद्र में कि वहां पर लोकसभा भी रहे और क्या रहे, राज्यसभा भी रहे, ठीक है ना। तो मतलब कि दो हाउस होता है, दो हाउस या दो सदन एक साथ फंक्शन करती है, ठीक है। अब चूंकि दो सदन एक साथ फंक्शन करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है ना, द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरलिज्म, ठीक है, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय विधायिका, ये हम बताए थे, ठीक है। लेकिन हम तुमको एक बार क्या बताया थे कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि बाइकैमरलिज्म रहे हर स्टेट में, द्विसदनीय विधायिका रहे। जहां जरूरत है वहां पर एक सदन रहता है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर क्या रहता है, सॉरी, जहां जरूरत नहीं है वहां पर एक सदन रहता है, और जहां मतलब जरूरत मान लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये ऑप्शनल है, क्योंकि जो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि राज्यों में क्या हो, द्विसदनीय विधायिका हो, ठीक है, या बाइकैमरलिज्म, ठीक है, राज्यों में ये जरूरी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब क्या, ये वैकल्पिक है, ठीक, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक। तब तुमको ये याद रखना, ठीक है। और ये हम ऑब्वियसली लिखेंगे नहीं, ये बच्चा वाला सवाल है, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है ये सब में, कि कौन कौन से स्टेट में आपका द्विसदनीय विधायिका, ठीक, ये करके आ जाओगे, बल्कि अभी बहुत लोग बता दोगे, ठीक है, पता है ना, 3-4 का बता दो कहाँ कहाँ है, यूपी, यस, यस, बिहार, हाँ, और चार तो एकदम तेवर में बता दोगे, उसके बाद सब गड़बड़ कर दो, ठीक है। चलिए, द्विसदनीय विधायिका लिख लेना, ठीक है, कौन सा आने का चांस कम है, बहुत आता है सवाल, ठीक है, इसको मैच कर लेना। अब द्विसदनीय विधायिका अगर हम बोल रहे हैं तो द्विसदनीय विधायिका मतलब दो नाम रहेगा उसका, तो क्या क्या नाम रहता है उसका, एक हाउस को हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य विधानसभा, या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य विधान परिषद, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। अब एक और बात क्या पता चला, एक और बात ये पता चलेगा कि ये आपका लगभग हर स्टेट पे रहेगा, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, ठीक, ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, वैकल्पिक रहेगा। ठीक है भाई, अब समझना, देखो ये सारा वन लाइनर में इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है। अब आर्टिकल 168 बोलते हैं कि हर स्टेट में क्या होगा, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। और आर्टिकल 169 क्या बोलता है कि हर स्टेट में क्या होगा, अगर प्रोविजंस है, अगर पॉसिबिलिटीज है, तो विधान परिषद स्टैब्लिश किया जा सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। आर्टिकल, इसमें एक और प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, कभी कभी आता है एग्जाम में, कि विधान परिषद का हम लोग गठन कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे डिसॉल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे, तो उसका पूरा प्रावधान किसमें दिया हुआ, आर्टिकल 169। तो मजेदार बात ये बताते हैं कि कभी भी राज्यसभा का हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं क्या, कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्टेट में, जैसे पश्चिम बंगाल में आज के डेट में अगर विधान परिषद है, तो कुछ एक रेजोल्यूशन पारित करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ आए, मतलब किसी भी राज्य को द्विसदनीय विधायिका से हम लोग एक सदनीय विधायिका में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत करेंगे, आर्टिकल 169 के, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम में आता है। बीच में अभी कुछ कुछ इसके ऊपर हम तुमको बताएंगे, तुमको जब बाद में पता चला कि विधान परिषद का कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टेट ये बोल रहे हैं, जबकि बहुत सारे लीडर्स भी ये बोल रहे हैं
कि विधान परिषद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ बना लिया, ठीक है, तो उससे केवल कॉस्ट बेयरिंग होता है, सरकार का फायदा कुछ होता नहीं है, तो हम लोग को इसको एबॉलिश कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो एबॉलिश करने के लिए प्रोसेस क्या होता है तुमको पता रहना चाहिए, तुमको सारा पता, ये बताते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 169 ये याद रखना, ये तुमको प्रोविजंस भी देता है किस चीज का, इस्टेब्लिशमेंट का, और उसका क्या करने का, उसको डाइल्यूट करने का या डिसॉल्व करने का, ठीक। तो ये चीज भी याद रखना, एस्टैब्लिशमेंट मतलब उसको स्थापित करने का और उसको खत्म करने का, इसका भी जो है अधिकार देता है आर्टिकल, और पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है, ठीक। बढ़े आगे, बढ़ते। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन लोग चुन के आएंगे, चुनाव कौन लड़ सकता है, जिसका एज कितना हो गया, तुम लोग पिछले क्लास में बताए थे 25 ईयर्स, वेरी गुड, 25 ईयर्स, ठीक है ना भाई, वर्ष 25 ईयर्स। छोटा छोटा बात, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई, किसी तरीके का एलिगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा बात नहीं पता रहना चाहिए। क्या कोई आदमी जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है क्या, कोई जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है क्या, नाटक लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, मत बोलो, ये सब लाइव चल रहा है, उठा लिए चलो, एज 25 ईयर्स, ठीक है ना। और जो चुन के आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ से चुन के आता है इसको क्या बोलते हैं, MLA। देखो छोटा चीज है लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें हम लिखवा दे जा रहे हैं, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक, ठीक, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे ज्यादा सीट कहाँ है, यूपी, ठीक। किस आधार पे सीट दिया जाता है, पॉपुलेशन, और दूसरा एरिया, पॉपुलेशन कब का, यस, वेरी गुड। अच्छा, ये प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है, जहां पर जितना सीट है उसके प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें आता है एक डिलिमिटेशन कमेटी जो कि चुनाव आयोग के अंदर रहता है, ठीक है, वो चेंज करता है प्रोसेस सारा। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर को अभी राज्य का दर्जा दिया गया तो वहाँ डिलिमिटेशन किया गया ना, तो डिलिमिटेशन कमेटी या परिसीमन आयोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो चुनाव आयोग के अंतर्गत होती है, ठीक है, उसके तहत काम करेगी और डिलिमिट करेगी। तो डिलिमिट करने से क्या होता है, किसी स्टेट में क्या हो सकता है, सीटों का संख्या बढ़ा दिया जा सकता है या फिर घटा दिया जा सकता है, ठीक है, घटेगा तो नहीं, ऑब्वियसली बढ़ा दिया जा सकता है, उनका निर्वाचन बढ़ा दिया जा सकता है। जैसे अभी झारखंड वाला क्या बोल रहा है कि हमारा विधानसभा सीट 81, इसको बढ़ा के 100+ कर दिया जाए, ठीक है, 110 या 115 का कुछ प्रपोजल दिया है, तो उसके लिए एक डिलिमिटेशन किया जाएगा ना भाई, दोबारा से जितना बड़ा आपका विधायक क्षेत्र है उस क्षेत्र को घटाएगा तब तो बढ़ेगा ना पूरा का पूरा सीट, तो वो किया जाएगा। तो वो कौन करता है, डिलिमिटेशन कमेटी, एग्जाम में आता है सिंपल डिलिमिटेशन, ठीक है ना, परिसीमन आयोग। तो एग्जाम में दो तरीके का सवाल आएगा, सबसे पहला कि अगर किसी क्षेत्र का विधायी क्षेत्र को या संसदीय क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का काम करेगा तो कौन करेगा, चुनाव आयोग। आसान सवाल, अगर ऑप्शन में रहा चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग, लेकिन अगर ये पूछ दे कौन करेगा, अंदर में परिसीमन आयोग डाला हुआ तो फिर तुमको किसके साथ जाना पड़ेगा, परिसीमन आयोग। और ऑप्शन में चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग दोनों रहेगा तब भी तुमको किसके साथ जाना है, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमेटी, ठीक है, समझ में आया, छोटा छोटा कैच है ये सब ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जनरली कम होते हैं सीट्स, ठीक है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उसमें सीट्स कम होते हैं, ठीक है, तो मिनिमम सीट्स का सवाल नहीं है। झारखंड का तुमको पता होना चाहिए कि कितना है, 81 सीट्स, ठीक है। अब टेन्योर कितना होता है, जनरली कितना, जनरली सामान्यतः कितना, 5 साल, ठीक। आगे, अगर जिस तरीके से हम लोग केंद्र में देखें कि वहां पर डी ज्वेरे एक होते हैं, क्या डी ज्वेरे और डी फैक्टो होते हैं ना, जैसे वहां डी ज्वेरे मतलब अलंकारिक ज्वेलरी जैसा कोई प्रमुख है तो वो कौन है, प्रेसिडेंट, और डी फैक्टो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो अगर यहाँ पर अगर हम डी ज्वेरे किसी को बोल दे तो हम किसको बोल सकते हैं, गवर्नर को बोल सकते हैं, और डी फैक्टो किसको बोल सकते हैं, सीएम को बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल रूल कौन करेगा, आपका सीएम, ठीक है। इसके बाद आगे ये हो गया, ठीक है, अब पहुंचते हैं यहाँ पर आर्टिकल 169, एक बार देख लेते हैं, पहले लिख लो, कुछ याद आता है तो बताते हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग से निकल, क्या यूनियन टेरिटरी में, क्या यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में तो समझ रहे हो ना, केंद्र शासित प्रदेश, क्या केंद्र शासित प्रदेश में
लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो बाकी में क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, तो मतलब ये तो हम लोग को पता है कि भैया दो जगह पे है। कौन कौन से जगह पे है यूनियन टेरिटरी? कहाँ 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 पर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली? दिल्ली और, शाबाश, पता है तुम लोग को, पढ़ तो रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, क्या क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी, शाबाश। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में। ठीक है, अभी दो यूनियन टेरिटरी, बाकी यूनियन टेरिटरी में क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन इतना आपका इफेक्टिव नहीं है कि उसके लिए हम लोग कोई रिप्रेजेंटेशन डाल दें। समझ में आ रहा है ना? तो पॉपुलेशन इतना रहना चाहिए ना। हम क्या बोले कि पॉपुलेशन और आपका एरिया के बेसिस पे क्या मिलता है आपको, वो विधानसभा क्षेत्र, तो पॉपुलेशन ही उतना सर्टिफाइड नहीं है कि आपको क्या कर सके हम लोग वहां पर जो है कोई एक लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग वहां पर डिफाइन कर सके। समझ में आ गया ना? अब ये तो तुमको पता रहेगा कि दिल्ली और पौंडुचेरी, अच्छी बात है। लेकिन अब एग्जाम में थोड़ा पूछने का ट्रेंड चेंज करता है। ये बताइए कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पौंडुचेरी में राज्य विधानसभा दिया गया, बताओ। 67, 68, 69, 70। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पौंडुचेरी में, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पौंडुचेरी में क्या किया गया? आपका विधानसभा स्थापित किया गया था। दो है आपका, दिल्ली और पौंडुचेरी, तो कब किया गया जल्दी बताओ। 10 मिनट का पूरा टॉपिक है ये। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी, कंस्टिट्यूटिव बॉडी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। ये पढ़े होगे तुम लोग, कभी ना कभी पढ़े होगे, चेक करो इसको। ऊपर से कौन सा? बी। और बाकी लोग चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुक्का ही मारना ऑब्वियसली, ठीक है, तो फिर भी चेक करो। सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है भाई। दिल्ली और पौंडीचेरी, चलिए। यहाँ एक आर्टिकल आता है, जो कि आर्टिकल कुछ समय पहले बड़ा ही ये हुआ था। एक होता है आर्टिकल 365। क्या आर्टिकल 365? बीच में क्या हो रहा था सबसे पहले, कि तुमको पता है कि यहाँ पर एक हेड के तरीके से काम कौन करेगा? गवर्नर, ठीक है ना। आर्टिकल 365 ये प्रोविजंस देता है, ठीक है ना, कि पहले का टाइम में क्या हो रहा था, जब कांग्रेस की सरकार पूरे इंडिया में धड़ाधड़ धड़ाधड़ बन रही थी, ठीक है, तो उस समय के केस में क्या हो रहा था? उस समय केस में ये हो रहा था कि बहुत बार जो सेंटर की गवर्नमेंट थी, स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट बन जाती थी तो चाहती थी कि उसको गिरा दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां अलग पार्टी की सरकार, यहाँ अलग पार्टी की सरकार, तो अपने तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करती थी, या ईगो इशूज था, या ईगो क्लास, चाहे तुम जो भी बोल लो इसको, तो उस तरीके का सिस्टम था। तो ऐसा चाह रही थी, ठीक है, और ऐसा चाहती थी, तो उस समय आर्टिकल 365 का सहारा लिया जाता था। अभी हालांकि ये सिस्टम को बंद कर दिया गया, लेकिन अभी हम एग्जांपल ये बताएंगे जिसमें बोला गया था आर्टिकल 365 का सहारा लेना है। आर्टिकल 365 आपका ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट संवैधानिक उपबंधों के तहत कार्य नहीं करेगा, तो अगर कोई भी स्टेट संवैधानिक उपबंधों के तहत कार्य नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? वहां का लोकसभा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां का विधानसभा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डिसॉल्व। डिसॉल्व हो जाएगा मतलब क्या होगा? सरकार गिर जाएगा। हालांकि सरकार बहुमत में, हालांकि सारे विधायक बहुमत में, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगा। तो ये चीज, ये बताने का काम कौन करेगा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो है राज्य मशीनरी नहीं चल रही है? ये बताने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल किसको बताएगा सर? राज्यपाल बताएगा किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इसको कहाँ ले जाएगा? संसद। संसद में भी इस चीज का मान्यता हो गया, तो फिर उस राज्य में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति
शासन। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लग जाएगा? आर्टिकल 356 के तहत। समझ में आया पूरा केस? ठीक है, बहुत बार हम लोग को आर्टिकल 356 सिर्फ ये मतलब समझ में आता है कि राज्य में सरकार नहीं बना तो राष्ट्रपति शासन लग गया, या इधर का पार्टी उधर हो गया तो राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन एक प्रोविजन आर्टिकल 365 है। ठीक है, बीच में ये, हाँ बोल, कहाँ कहाँ पर, कौन सा प्रॉपर्टी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हो सकता है। ठीक है, हमको अभी उसका आइडिया नहीं, हम तुमको इसका रिसेंट एग्जांपल देते हैं। जैसे बीच में जब चुनाव हो रहा था, कहाँ चुनाव हो रहा था? वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था। तो वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, तुमको पता चला था कि बहुत ज्यादा खून खराबा मचा था। तो उस समय वहां के राज्यपाल ये बोले थे कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल में मशीनरी रन नहीं कर रहा है, तो हमको वहां पर क्या लगा देना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ठीक है ना? तो बोला था हम राष्ट्रपति से इस बात का जो है गुहार लगाएंगे, या फिर जो है हम उनसे बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर एक बार तुम्हें बनाया ना, काम आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो तुम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कभी भी काम आ सकता है एग्जाम में। तो आर्टिकल 365 तुमको पूरा केस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए अब जल्दी से विधान परिषद करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वहां से खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल लिख लेते हैं 168 169, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब विधान परिषद में जो चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, वहां से सारे लोग चुन के आ गए, तो तुमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कैसे चुन के आएंगे? जो आपका विधान परिषद है, यहाँ से कैसे लोग चुन के आते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे लोग चुन के आएंगे। ठीक है, जो टीचर्स है, पहले लिखते जाओ, जो टीचर्स हैं वो चुन के आएंगे। ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो चुन के आएंगे। ठीक, इसके बाद जो म्यूनिसिपल्स के लोग हैं या लोकल बॉडीज, वहां से लोग चुन के आएंगे। ठीक है, और कहाँ से चुन के आएंगे भाई? और आपका जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधायिका, वहां से चुन के आएंगे लोग। ठीक है, और बाकी एक और टर्म लिख लोगे, रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब शेष। हिंदी में दिक्कत नहीं है, इसको कल लिखें या हिंदी में? टीचर मतलब शिक्षक। अच्छा, नीचे में म्यूनिसिपल को म्यूनिसिपल लिखो, लोकल बॉडीज को स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। ठीक है, ठीक है, तो देखो जितना भी कैपेसिटी रहेगा उसका 1/12 टीचर्स रहेंगे, 1/12 ग्रेजुएट्स रहेंगे, म्यूनिसिपल बॉडी से 1/3 चुन के आएंगे, और यहाँ से कितने चुन के आएंगे? 1/3। ठीक है, और जितने रिमेनिंग बचे इसके बाद वो तुम्हारा गवर्नर भेजेंगे। जितने भी रिमेनिंग बचे वो तुम्हारे क्या भेजेंगे? गवर्नर। इट विल बी अराउंड 1/6। ठीक है, इट विल बी अराउंड 1/6। ठीक, बता रहे हो गया?
ये चुने जाते हैं होते इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। जैसे कि जो टीचर्स होते हैं ना, या प्राथमिक टीचर से ऊपर के होने चाहिए, मतलब प्राथमिक जो होते हैं ना 3 4 5 6, तो उससे आपके ऊपर के होने चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, आपस में एक ग्रुप बनेगा, फिर वो ग्रुप बनने के बाद ऐसा पता चलता है कि हाँ विधान परिषद है, तो वहां से क्या होगा कि हर क्षेत्र डिफाइन होगा, वहां से आपस में एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है, ठीक है, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन के फॉर्म से, और वहां से जो है कुछ टीचर आ जाता है अपॉइंट, कि वहां पर हर जगह डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि झारखंड में अगर विधान परिषद रहता तो हम एक डिसाइड कर देते कि खूंटी एरिया, ठीक है, सिमडेगा एरिया, ठीक है, चतरा एरिया, पलामू एरिया, ठीक है, इन सारे जगह से क्या होंगे कि यहाँ पर से कुछ लोग टीचर्स जो है हमारे चुन के आएंगे, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, ग्राम सभा बैठती है ना आपस में, और एक मुख्य चुन लिया जाता है कि आप लोग जो हेड है, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, कि आपका एक जो हेड है रिप्रेजेंटेटिव, तो टीचर्स बैठे आपस में, सारे टीचर जितने भी मान लो हाई स्कूल के टीचर बैठे उस जोन के, जितने बैचलर टीचर्स बैठे, बोले क्या हो सकता है बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे जाने के लिए विधान परिषद, जो इंटरेस्टेड है वो बाहर आएंगे, अपना नॉमिनेशन डालेंगे, नॉमिनेशन डालने के बाद अगर 2 या 3 लोग आते हैं तो उनमें आपस में डिसाइड किया जाता है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, और कुछ और मेथड से, मतलब जनरली इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, या फिर एक कंसेंसस बना के भी जो है हम उनको भेज देते हैं। तो ये होता है टीचर्स। ग्रेजुएट्स भी होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें भी एक ऐसे डिसाइड कर, जैसे कि यूनिवर्सिटी इलेक्शन तुम देखते हो उसी टाइप का हम लोग ग्रेजुएट्स वहां पर हम लोग डिसाइड करके कहाँ भेजते हैं, विधान परिषद। देन म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज, जितने भी लोकल बॉडीज हैं वहां पर भी आपस में एक रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव क्या कोटा दे दिया जाता है कि वहां से जितने भी लोग हैं उनको भैया आप जाइए और विधान परिषद में बैठिए। फिर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कितने लोग आते हैं, 1/3। बोलने का मतलब ये है कि सपोज मान लो पूरे विधान परिषद में सीट मेरा 99 रहेगा, तो 99 का 1/3 तो कितना हो गया 33। तो 33 मेंबर्स कहां से चुन के आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। 33 मेंबर्स कहां से चुन के आएंगे, लेजिस्लेटिव लोकल बॉडीज से, ठीक है। इसी तरीके से इसका 1/12 कर दो तो उतने लोग कहां से चुन के आएंगे, टीचर्स और ग्रेजुएट से। फिर लास्ट में जो नंबर तुम्हारा बचता है 7 या 5 या 8, वो कौन चुनते हैं, तुम्हारा गवर्नर, जिसको हम लोग रिमेनिंग मेंबर्स बोलते हैं। क्लियर है पूरा सिस्टम क्लियर। तो ये हाँ हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले में वो लोग किसी को भी चुन सकते हैं। अगेन फिर से अपॉइंट करो और फिर से चुन लो, ठीक है, कोई भी रह सकता है, बिल्कुल। हाँ टीचर्स वाले में टीचर रहेगा तो ही बनेगा, ग्रेजुएट्स में ग्रेजुएट्स रहेगा तो, टीचर्स में प्राथमिक शिक्षक से ऊपर, ठीक है, ग्रेजुएट्स में मतलब पूरा ग्रेजुएशन के बाद, म्यूनिसिपल बॉडीज में कोई भी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं है लेकिन किसी को लोग नॉमिनेट करके वहां पर भेज दिए, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि अभी क्या हुआ कि आरजेडी पार्टी क्या थे, कोई बहुत अपने सहयोगी आदमी थे, उसके परिवार के जान पहचान वाले, तो उनको क्या कर दिया गया, विधान परिषद में भेज दिया गया, ठीक है। तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस सपोर्ट रहना चाहिए उसका। तुम्हारे भाई अगर सपोर्ट है किसी पार्टी के थ्रू तो तुम भी जा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पोजीशन समझ में आएगा क्या है विधान परिषद वाला, ठीक है। अब हाँ? नहीं खेल से नहीं रहेगा, नहीं नहीं, रिमेनिंग में जो गवर्नर है, अगर गवर्नर अपॉइंट करेगा तो जो हम लोग जैसे प्रेसिडेंट देखते हैं ना डिफरेंट फील्ड से अपॉइंट करता है, तो उसी तरीके से अगर गवर्नर चाहे तो जो डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज है उसको अपॉइंट कर डाल सकता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि झारखंड में मान लो अगर विधान परिषद रहता तो अभी 2 है ना छुटनी महतो जिनको पद्मश्री मिला है, ठीक है, तो उनको हाँ तो उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग कहाँ दे देते हैं, अब उनको चुनाव तो लड़वाते नहीं, होता तो चुनाव लड़ाते हार जाते हो तो दिक्कत होता ना यार, इतने बड़े हस्ती हैं तो ऐसा नहीं किया जाता, तो उनको हम रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, गवर्नर क्या बोलते हैं कि हम आपको विधान परिषद में भेज दे रहे हैं, तो एक क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए सोशल सर्विस के थ्रू हम उनको वहां भेजे। समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये नंबर तुमको याद रखना चाहिए, 1/12 कहाँ से, 1/12 कहाँ से, 1/3 कहाँ से, 1/3 कहाँ से, और बाकी 1/6 कहाँ से रिमेनिंग, ठीक है, आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद हम लोग देखेंगे आगे। एक चीज तुम लोग ये याद कर लेना, ठीक है, एक चीज याद मत कर लेना। अब अगेन आज होमवर्क देने के लिए कुछ है नहीं, तो एक छोटा सा होमवर्क देते हैं तुमको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, ठीक है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ नहीं वो चेक करना एक बार, पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, बस वो तुम चेक करना, व्हाट इज द कंडीशन, क्या स्थितियां हैं जो किसी राज्य में ये निर्धारित करेगी कि वहां पर विधान परिषद होना चाहिए, ठीक है, क्या स्थितियां हैं, ठीक है, कुछ खास स्थिति होती है, ठीक है, वो तुमको डिसाइड करवाता है क्या है, ठीक है। और ये बाद वाला टॉपिक लंबा वाला टॉपिक है, 5-7 मिनट बोला जा सकता है इस पर, तो इस पर अभी रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ कुछ और बात बताना है, इससे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तुम करके आ जाओगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन द सेंस, ठीक है, समझने के लिए, तो ये तुम ध्यान में रखोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता ये चलेगा कि हम लोग को पता ये चलेगा, पुराने में चल जाता है, ठीक है। अब तुमको छोटा मोटा बात याद है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या पावर रहेगा, जल्दी जल्दी बता दे जाओ फटाफट। लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर। जैसे प्रोटेम स्पीकर कहाँ होता था हमारे पास? लोकसभा में होता था कि नहीं होता था? प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? सबसे पहले बार में जो मेंबर आते हैं उनको शपथ दिलवाना, ठीक है। एक बार में जब घुसे ना सब कोई उस हॉल में तो उनको शपथ दिलवाने का काम होता है। अगर काम पूछा तो ये, और बनते कौन है? जो जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहेंगे। क्लियर है भाई? चलो वेरी गुड, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के बाद कौन आएंगे? स्पीकर। तो जैसे कि वहां पर लोकसभा स्पीकर होते थे, यहाँ पर कौन होंगे? विधानसभा स्पीकर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए ठीक है। इसके बाद स्पीकर का पावर क्या रहेगा? स्पीकर का पावर वही रहेगा जो लोकसभा स्पीकर का पावर कहाँ रहता है? लोकसभा में। तो इसमें 4-5 चीज तो हम लोग लिखाए थे, डिसिप्लिनरी एक्शन और ये सब कुछ, ठीक है। तो इसमें से एक पावर जो था तुमको याद रखना है, कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या था? दल बदल कानून के ऊपर फैसला देने का काम कौन करेगा? आपका स्पीकर। और दूसरा आपका मनी बिल को अथॉरिटी, मनी बिल को फाइनल अथॉरिटी देने का काम कौन करेगा? स्पीकर, फाइनल अथॉरिटी। समझ में आ गया? बढ़े आगे। प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। स्पीकर का वही काम रहेगा जो कि लोकसभा स्पीकर का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी दिक्कत हुआ तो पीछे पलट के देख लेना कि लोकसभा स्पीकर का क्या काम था, सेम काम उसका यहीं पर चलेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि बहुत सारी कमिटीज होती है लोकसभा में, ठीक है। हम लोग देखे थे ना पार्लियामेंट्रीज कमिटीज। तो क्या यहाँ पर उस तरह की कमिटीज होगी? यस, बिल्कुल कमिटीज होगी, ठीक है। लेकिन वो कमिटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो उतना हम लोग इस पर फोकस नहीं करना। क्या ये बजट पेश करती है? यस। हर राज्य का अपना एक बजट होता है, हर राज्य का अपना एक बजट होता है, ठीक है। वो अपना बजट पेश करेगी, बिल्कुल। और बजट कौन पेश करेगा? कोई भी नहीं, वित्त मंत्री पेश कर देगा, ठीक है। वित्त मंत्री या फिर नहीं, ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। पहले अगर रेल बजट था, जब रेल बजट रेलवे मंत्री पेश किया करते थे, और जो है बजट था तो बजट वित्त मंत्री पेश किया करते थे, ठीक है। चलो ये हो गया, इतना कुछ क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और। हम तुमको बताए थे बिल टू एक्ट, बताए थे ना भाई? बिल टू एक्ट मतलब कोई विधेयक कैसे कानून बनता, बताए थे। तो कोई विधेयक कानून बनने के लिए क्या होगा? सबसे पहले उसको एक हाउस में रखे जाना पड़ेगा। मतलब ये क्या है? हाउस नंबर 1, ये सदन 1, ये पहला सदन है। फिर दूसरा क्या रहेगा? मान लो सदन 2, ठीक। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेंगे? राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, राज्यपाल, क्योंकि हम लोग कहाँ का बात कर रहे हैं? स्टेट का। तो पहला सदन से कहाँ जाता है? दूसरा सदन में। ये भी पारित कर दिया तो फिर ये कहाँ जाता है? आपका राज्यपाल के पास, ठीक है। कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन अगर मेरे पास विधान परिषद रहा ही नहीं तो सारा सिस्टम कहाँ चल जाएगा? कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब मजेदार बात यह है, अब मजेदार बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग जो केस नंबर 1 देखे थे, जिस तरीके से जो हम लोग केस नंबर 1 देखे थे, केस नंबर 1 क्या था कि कोई भी बिल यहाँ रखा जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? आपका विधान परिषद के पास, उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा? आपका राज्यपाल के पास, ठीक। और ये है आपका स्टेट, और ये हम लोग देख रहे हैं सेंटर। सेंटर, सेंटर में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर क्या होगा? आपका राज्यसभा, और यहाँ क्या होंगे? आपके प्रेसिडेंट, ठीक है ना। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और मजेदार बात यह है कि यहाँ पर राज्यसभा मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल रहेगा, तो हम लोग क्या देखे थे? ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा किसी बिल को रोक सकता, पारित करने देगा ही नहीं, पॉसिबल है ना। अगर ये पारित करेगा ही नहीं तो ये कहाँ नहीं जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही नहीं, तो साइन होगा ही नहीं। इसलिए हर सरकार क्या चाहती है कि मेरा लोकसभा में भी उतना बहुमत रहे जितना कहाँ रहे?
राज्यसभा में, ऑब्वियस बात है, ठीक है। ऊपर वाले केस में ये सब नहीं होता। ऊपर वाले केस में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कुछ पावर होता ही नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कुछ पावर होता ही नहीं है। मजेदार बात ये होता है कि कोई बिल अगर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजते हैं तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भेजते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स, ठीक है। उतने टाइम में इसको उस चीज को पारित करना होता है। अगर उस चीज को अगर ये पारित नहीं किया, अगर ये उस चीज को पारित नहीं किया तो उसको ऑटोमेटिक पास होने जाता है हर बिल के लिए। समझ में आया बोलने का मतलब? जैसे कि हम लोग राज्यसभा में क्या देख रहे थे, केवल मनी, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या देख रहे थे, केवल मनी बिल के केस में क्या हो रहा था कि इसको 14 दिन का टाइम दिया जा रहा था, लेकिन बाकी बिल में इसके ऊपर पावर था, ऐसा नहीं था, वो बाकी बिल को रोक सकता था अपने पास, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी बिल, नारी शक्ति बिल आया, कृषि कानून बिल आया, तो बोला हम इसको बाद में पास करेंगे, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ऐसा कुछ भी पावर, ठीक है, वो सारे बिल को क्या करेगा, किसी भी बिल को जो है रोक ही नहीं सकता। दूसरा, मनी बिल के ऊपर भी पावर नहीं है, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर भी पावर नहीं है, ठीक है। इसलिए तो लोग बोलते हैं तो फिर इसको बना के क्यों रखे हैं, जब इसके पास कुछ पावर ही नहीं है तो कुछ तो पावर गिवन रहना चाहिए ना। जैसे इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर गिवन था आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, लेकिन इसके बाद कुछ भी पावर गिवन नहीं है, तो लोग बोले इसको क्या कर दो, हटा दो। लेकिन एक तरीका अभी एग्जाम में कभी आएगा नहीं, लेकिन हम तुमको बताते हैं इसको हटाया क्यों नहीं जाता है, क्योंकि एक तरीके का पॉलिटिकल विल है, ठीक है। ममता बनर्जी चुनाव हारी थी कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री है कि नहीं, क्यों है? हम तुमको बताए थे, ये 6 महीना वाला केस बताया था ना, तुम्हें लोग तो बताए थे कि कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हेड ऑफ स्टेट कोई भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उसको चुनाव जीते ही रहना पड़े, ठीक है। तो 6 महीना के लिए वो बिना चुनाव जीते भी जो है हो सकता है। तो जो आपकी ममता बनर्जी है इनके साथ ऐसी हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि बिना चुनाव जीते जो है ये, मतलब चुनाव तो हार गई, लेकिन उसके बाद भी इनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ बताओ, क्यों ऐसा मुख्यमंत्री बनी वो? उसके बाद भी इनके पास 2 ऑप्शन था, हाँ यस, मेजोरिटी था, और 2 ऑप्शन था इनके पास। पहला ऑप्शन, ये चाहती तो खुद को एमएलसी बना लेती, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कहीं से क्या कर लेती, चुनाव लड़के कहीं से जीत देती। जैसे कि कोई विधायक जगह छोड़ दिए, वहां पे चुनाव लड़े और वहां से क्या हुआ, जीत गए, ठीक है। तो ये चुनाव में ही गई थी, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी क्या है कि ये एमएलसी बनते तो जीत जाते। योगी आदित्यनाथ यूपी, ठीक है, बड़ा डेंजर आदमी है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ यूपी। तो अब क्या है कि मान लो ये कहीं से जीता क्या, गोरखपुर सांसद है वहां से, ठीक है, विधायक नहीं है। तो अगर आपको मुख्यमंत्री बना था वो क्या रहना चाहिए, विधायक रहना चाहिए, ठीक है। तो पता ही क्या थे, ये एमएलसी थे, कहाँ के, यूपी के, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थे, क्या थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका काम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि भैया हम लोग क्या करें, कुछ ना कुछ तरीके से पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ इस जगह का उठाएं। नहीं आ रहा है, वहां से हार गया तो यहाँ से खड़े हो जाओ, जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसको डिसॉल्व करने का ये बात किया गया था, और 169 के तहत जो है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, डिसॉल्व करने का सारा पावर, जैसे कि मान लो कि वेस्ट बंगाल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको डिसॉल्व करना है, तो ये लोग क्या करेगा कि एक प्रस्ताव भेजेगा अपने विधानसभा से कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना चाहते हैं, और वो प्रस्ताव कहाँ भेजेगा, आपका संसद के पास, ठीक है। और संसद जो है इसको साधारण बहुमत से, ध्यान देना, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, साधारण बहुमत से अगर चाहे तो उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन संसद चाहे तब, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो अब उसमें ऑब्वियस बात है, जब संसद में पहुंच जाता है तो केंद्र के ऊपर आता है, तो फिर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ जाता है, तो वो उनके ऊपर है। तो समझ में आना चाहिए कि अगर इसको खत्म करना तो हम लोग साधारण बहुमत से खत्म कर सकते हैं। और कब खत्म करेगी, कौन खत्म करेगा, राष्ट्रपति खत्म नहीं करेगा, संसद खत्म करेगी इसको, ठीक है, क्लियर।